मेरे पास है आज का टॉपिक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एक कुछ सवाल है जो क्वेश्चंस है मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। लेक्चर के लास्ट में सबका आंसर मिल जाएगा। तो तुम हाइब्रिड वालों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पर जो भी मेरे को बैच ए बी सी और व्हाटएवर जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए। ठीक, व्हाट इज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर आप नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन समझ जा रहे हो तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि अगर फीमेल, जैसे आप नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के पूरा सिस्टम को समझ गए तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अराइज होता है, एक फीमेल है जो चाहती है कि उसका पीरियड मान लो 30th ऑफ जनवरी को आ रहा है। ठीक है, तो वो उसको 10 दिन डिले करना चाह रही है फॉर व्हाट्सोएवर रीजन। उसको ट्रिप में जाना है, वैकेशन में जाना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास कि अगर कोई फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो भी उसका पीरियड डिले हो रहा है, 10 दिन 15 दिन डिले हो गया है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, मोस्ट कॉमनली क्या थेरेपीज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास होना चाहिए, चलो दूसरा लेते हैं, इरेगुलर पीरियड्स की कहानी। इरेगुलर पीरियड्स में मोस्टली कुछ पीरियड्स होते हैं जो पेनलेस होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जो पेनलेस पीरियड्स होते हैं वो मोस्टली हेवी ब्लीडिंग्स होती है उसमें, उनका रीजन क्या है, सबका आंसर मिलेगा अभी। एक और क्वेश्चन, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है, कोई फीमेल, अगर फॉरेन मैरिड फीमेल है, ठीक है, उसका साइकिल अगर मान लो एग्जैक्टली 28 डेज़ का ही है, 14th डे को उसने इंटरकोर्स किया, उसके 10 दिन बाद उसको पीरियड्स आ गए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई चांसेस है क्या मिस हैपनिंग होने का, कोई चांसेस है क्या कि वो मिस कर रही हो यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद आप सबको पता है कि उसमें लास्ट में कॉर्पस लुटियम बनेगा। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उसको ब्लीडिंग आएगी या नहीं आएगी डिलीवरी। ठीक है, इस सब का आंसर अपन देंगे इस लेक्चर के लास्ट में। अगले 30-40 मिनट तक अपन कनेक्टेड रहते हैं और सब का आंसर मिलेंगे। हाँ, इन सब को बताने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ए बी सी जितने सब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई दिक्कत होता है आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको देख के ना ही कोई डायग्नोसिस में पहुँचे ना ही कोई डिजीज़ में पहुँचे। ठीक है, तो जो ये क़यामत के सवाल हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने से पहले मुझे समझाना पड़ेगा कुछ हार्मोन्स का कहानी, क्योंकि पूरा साइकिल हार्मोन्स के ऊपर है। ठीक है, 5 मिनट्स में वाइंड अप करते हैं क्या है एक्चुअली हार्मोन का कहानी। ये एक चलो ये हार्मोन, जब हम हार्मोन का बात करते हैं तो मेरे पास ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर का ये जो रीजन है ये एक प्राइमरी oocyte है। ठीक, ये एक प्राइमरी oocyte है और ये एक फॉलिकल है पूरा। ठीक है, अब मैं उसको बड़ा कर रहा। ठीक, ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब मेरे पास 2 सेल्स हैं, एक है थीका सेल्स, दूसरा है मेरे पास ग्रैन्युलोसा सेल्स। याद रखना ना इनको, ये सब काम आएंगे अभी 2 मिनट में। एक है थीका सेल्स, दूसरा ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये ओवरी है, ये प्राइमरी oocyte है। और एक और बात, आप सबको पता है कि बाहर वाले एरिया को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर, किसी भी पार्ट के इनर को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं भाई। और मेडुला के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। ठीक, समझ गए हैं? चलो आगे चलते हैं, अभी लिखने का समय दूंगा 2 मिनट में। नंबर ऑफ फॉलिकल्स, आप सबको पता है कि जो फॉलिकल, जो ओवरी, जो oocyte बनना था वो सब बर्थ से पहले बन जाता है फीमेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से। जब वो 5th मंथ में रहेगी, तीसरा ले सकता हूँ एट बर्थ, और तीसरा ऑप्शन क्या लिखूँ, प्यूबर्टी में। ठीक,
जब वो 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहेगी, मतलब वोम में ही है अभी, ठीक है, तब जो मेरे पास फॉलिकल के नंबर होते हैं वो 5 to 6 मिलियंस होते हैं, ठीक। एट बर्थ में 1 मिलियन के आसपास, 1 to 2 मिलियन, ठीक है। और प्यूबर्टी के आसपास कुछ लैक्स के आसपास भी आ जाते हैं, ठीक। और एट प्यूबर्टी जो रहता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 60 to 80,000, ठीक है, लेकिन लमसम में देखें तो 1 लाख के आसपास रहता है। तो दोनों ऑप्शन एग्जाम में देना है तो 60 to 80,000 का ऑप्शन टिक करना है, लेकिन रियलिटी में 1 लाख के आसपास, 80,000, लेकिन एनसीईआरटी कहता है क्या 60 to 80 के। अब तुम देखो नंबर ऑफ फॉलिकल क्या हो रहे हैं विथ एज, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे डिक्रीज हो रहा है। इसको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर को वर्ड को क्या कहते हैं, एट्रीसिया, मेडिकल टर्म में इसको एट्रीसिया कहते हैं। या नहीं तो सेल्स का डेथ हो रहा है, और वो डेथ कैसे हो रहा है, एक प्रोग्राम वे में चल रहा है, कोड किया हुआ है, कुछ कोडिंग किया हुआ है, उस कोडिंग को प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं अपन एपोप्टोसिस, ठीक, इसको कहते हैं अपन एपोप्टोसिस। समझे यहाँ तक? अब देखो पहले ये वर्ड समझ लो यहाँ, फिर अब मैं लिख लो इसको, डायग्राम बनाओ, फोटो खींच लो 2 मिनट में। चलो अब आगे समझाते हैं मैं आपको कहानी क्या होगा। जैसे मैं बोला अभी हार्मोन्स पढ़ने के लिए, ठीक। ये क्या है, हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज पिट्यूटरी। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, ठीक। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा FSH एंड LH, ठीक है। अभी हमको FSH का काम है। FSH जाएगा किसके पास, ग्रैन्युलोसा सेल्स। जब FSH ग्रैन्युलोसा सेल्स के पास जाता है तो 2 हार्मोन का सीक्रेशन कराता है। क्या होता है 2 हार्मोन, एक होता है ईस्ट्रोजन एंड दूसरा इज इनहिबिन बी, ठीक। 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन कराएगा, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा इनहिबिन बी, ठीक। बड़ा लिखना पड़ेगा ना। 3 फंक्शंस होते हैं भाई ईस्ट्रोजन के मोस्टली, ठीक है। जब ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो वो वापस क्या करेगा, FSH को ब्लॉक करेगा ना अल्टीमेटली, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक किसके लिए, FSH के लिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव फीडबैक किसके लिए, LH के लिए, ठीक है। और तीसरा वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन जब भी बॉडी में इनफ अमाउंट में रहेगा वो प्लोरिफरेट करेगा, किसको, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को। ये क्या है, ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या करेगा, बाहर से ग्रो होता रहेगा। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा एंडोमेट्रियम ग्रो होता रहेगा, अपने साइज के अकॉर्डिंग वो ग्रो होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे FSH का लेवल कम होगा तो क्या होगा, जो जितने भी oocytes, ये वाला स्लाइड देखो, ये वाला, ये एक ओवरी से बाहर आया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फॉलिकल हैं, ये सारे फॉलिकल का विथ टाइम क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन जाके क्या करेगा, FSH को कम कर देगा, क्योंकि FSH क्या करता है, बचा के रखता है सारे फॉलिकल्स का। सिर्फ एक फॉलिकल बचेगा, डोमिनेंट फॉलिकल, एक फॉलिकल, सिंगल फॉलिकल। क्यों बचेगा वो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रिसेप्टर्स होंगे। मैक्सिमम रिसेप्टर्स किसके होंगे, FSH के होंगे, इसलिए वो बच जाएगा। उसको डोमिनेंट फॉलिकल आगे बताऊंगा, उसी को कहते हैं अपन ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH। और तीसरा टर्म है मेरे पास, ये एंडोमेट्रियम क्या होगा, ग्रो होता रहेगा बाहर की ओर,
यही सेड ऑफ होता है अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आप देखोगे, अगर आपको सिर्फ आप देखोगे हार्मोनल थेरेपी, बहुत सारा दवा आता है मार्केट में, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का बहुत सारे लोग खाते हैं, सहेली और बहुत सारा टाइप से। अगर सिर्फ कोई ईस्ट्रोजन खाएगा तो उसको कैंसर होने का चांसेस है ना। एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है अंदर से, एक टाइम के क्या कंडीशन आएगा, हाइपरप्लाइजिया ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगा, यूट्राइन कैंसर होने का चांसेस है। इसीलिए सिर्फ सिंगल ईस्ट्रोजन का थेरेपी नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि खुद से दवा नहीं खाने का, डॉक्टर से बात करके खाने का। डॉक्टर को पता है ना भाई कौन सा दवा खिलाना है कौन सा नहीं। अगर आप मार्केट में पता कर लिए, कहीं इंटरनेट से पढ़ लिए कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाऊंगा तो बहुत जल्दी चांसेस है कि डिलीवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का, क्योंकि एंडोमेट्रियम बढ़ेगा तो वो एक टाइम के बाद सेड ऑफ होगा। लेकिन आप ईस्ट्रोजन खा रहे हो तो क्या होगा, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया मतलब यूट्राइन कैंसर होने का चांसेस है। कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन नहीं रुक रहा है, सेल डिवीजन हो जा रहा, वही तो कैंसर है अल्टीमेटली। या नोट इट डाउन, लिख लिए। चलो ईस्ट्रोजन का ये 2 फंक्शन समझ गए, ठीक है। अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, तो अब ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक किसके ऊपर डालता है, ईस्ट्रोजन अपना पॉजिटिव फीडबैक डाला LH के ऊपर। अब LH के ऊपर जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो सडन इंक्रीज किसका हो जाएगा, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव डाला LH के ऊपर तो LH का हार्मोन ऊपर जाता रहेगा ना, सडन इंक्रीज ऑफ LH। इसी को क्या लिखूं, LH सर्ज लिखूं, LH ऊपर जा रहा है ना, हाँ LH ऊपर जा रहा है, दैट इज LH सर्ज। जब LH सर्ज होगा उस टाइम पे ये कौन सा समय हो गया, ये एक तरह का ओव्यूलेशन का समय आ गया। ओव्यूलेशन के समय में LH सर्ज आता है, LH का हार्मोन पीक पे जाता है तो ओव्यूलेशन होता है। मतलब इस समय पे क्या होगा, आपको याद होगा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। वाइंड अप करने का बात है, ठीक हो गया। दूसरा इसका एक्शन किसके ऊपर होगा, एक होगा थीका सेल्स के ऊपर। जैसे मैं शुरुआत में बताया था थीका सेल्स क्या है, वो ओवरी से जो निकला है एक फॉलिकल, उसके अराउंड का कहानी थीका सेल्स। और एक उसमें क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। थीका सेल्स रिलीज करता है क्या, एरोमेटेज, और एरोमेटेज अल्टीमेटली फिर किस में चेंज कर देगा, ईस्ट्रोजन में। फिर मेरे को ईस्ट्रोजन मिल रहा है, LH मिल रहा है। ग्रैन्युलोसा सेल्स रिलीज करता है थोड़ा लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फिर हेल्प करता है LH को ऊपर ले जाने में, और दूसरा हेल्प करता है FSH को ऊपर ले जाने में। सब हार्मोन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये समझाने से पहले मैं फिर से लिखता यहाँ पे, इस पे लिखता, ठीक है। नहीं समझ आया अभी तक, आया ना। FSH आया, ईस्ट्रोजन पे काम किया, ईस्ट्रोजन को बोला बढ़ाने के लिए, ठीक है। ईस्ट्रोजन 3 फंक्शन किया, उसमें से मेन फंक्शन पहला पॉजिटिव फीडबैक दिया LH को, LH से LH सर्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद वो थीका सेल्स को गया, थीका सेल्स में एरोमेटेज प्रोडक्शन किया, वो फिर ईस्ट्रोजन बढ़ा दी। अब ईस्ट्रोजन बढ़ा, फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है अल्टीमेटली, फिर ओव्यूलेशन के लिए LH सर्ज ऊपर जाया जा रहा है। एक थोड़ा सा ईस्ट्रोजन काम करेगा, LH काम करेगा किसके ऊपर, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। अब लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है तो वो और ईस्ट्रोजन को बढ़ा LH को बढ़ा देता है, FSH को बढ़ा देता है। मतलब अल्टीमेटली क्या आप चीज़ें ऊपर जा रही है, मतलब कि ओव्यूलेशन का डे नज़दीक आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लाइन डायग्राम में बनाया हूँ, एक ऐसा चार्ट के रूप में, ठीक है, समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता पहले कौन सा हार्मोन आया, फर्स्ट हार्मोन कौन सा आया, FSH, ठीक है। FSH आया, काम किया किसके ऊपर, ईस्ट्रोजन के ऊपर, है ना। ईस्ट्रोजन पहला काम किया, एक तो मैं लिख दिया प्लोरीफ्लोरेट किया, मतलब कि ये एंडोमेट्रियम को
यूट्रस के अंदर का एंडोमेट्रियम को ग्रो कराया, ठीक। दूसरा, ये वापस गया इसके पास और बोला भाई तुम बंद हो जाओ, FSH को बंद करा दिया। और किसके पास गया? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के पास, उसको बढ़ाया। तो अल्टीमेटली क्या करा दिया? LH सर्ज। सर्ज वर्ड का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक। लाइन डायग्राम में डे 1 में कहानी ऐसा हुआ। सबसे पहले FSH आया, FSH ईस्ट्रोजन के पास गया, ईस्ट्रोजन बोला कि भैया तुम बंद हो जाओ। फिर वो ईस्ट्रोजन और LH बढ़ाया, LH से LH सर्ज आया। सर्ज यहाँ आ रहा है ना, 14 डे के आसपास सर्ज आ रहा है। लेकिन ये पहला डे 1 में ऐसा ऐसा कहानी हो रहा है, तो मैं लाइन डायग्राम में पूरा बनाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। ये चलो भाई, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। इसको तो देख लिए, मतलब इसको अभी और करने से पहले, ये जो पहला वाला फेज है इसमें अल्टीमेटली क्या कहानी हो रहा है? फॉलिकल का हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं अपन, क्या देते हैं? फॉलिक्यूलर। देखो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 डिवीजन में डिवाइड कर रहा हूँ, डे 1 से लेके 14 और 14 से लेके 28। ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका 28 दिन का ही साइकिल है, ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज जो अपन पढ़ रहे थे पूरा साइकिल में, उसमें पहला हार्मोन कौन सा आया? अभी हम लिखे थे FSH, ठीक है। जब FSH आया तो वो किसके ऊपर काम करेगा? अल्टीमेटली सारे सेल्स खत्म हो गए, ठीक है। एक फॉलिकल बचा मेरे पास जिसको हम कहें डोमिनेंट फॉलिकल, उसी को दूसरा नाम कहेंगे क्या? ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज माय डोमिनेंट फॉलिकल, या नहीं तो कहूंगा उसको, उसी का नाम देते हैं अपन लास्ट में। आप देखोगे NCERT कहता है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल ही क्यों बच गए? एक ही फॉलिकल क्यों बच गया? क्योंकि उस पर मैक्सिमम रिसेप्टर्स रहेंगे FSH के। उसके पास सबसे ज़्यादा FSH का हार्मोन बाइंडिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम FSH, ठीक है। जब मैक्सिमम FSH होगा तो आपको पता है ये काम करेगा LH पे, ईस्ट्रोजन पे, है ना। ईस्ट्रोजन पे काम करेगा ना, क्या काम करेगा? मैक्सिमम एरोमेटेज एक्टिविटी कराएगा। अब मैक्सिमम एरोमेटेज होगा तो कौन सा एंजाइम बनेगा? ईस्ट्रोजन बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख कर रखा। सेकेंड हार्मोन कौन सा आया मेरे पास? ईस्ट्रोजन, ठीक। जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ा दो भाई। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, किसको? LH को। LH बढ़ा। अब थर्ड हार्मोन कौन सा? LH बढ़ा। जब LH बढ़ेगा तो क्या होगा? LH का सर्ज आएगा, और आसमान पे चढ़ रहे तो एक ऊंचाई आएगी, दैट इज LH पीक। ये देखो, ये ग्राफ में समझो, ऐसे LH ऊपर जा रहा है, मतलब ये सर्ज है, और ये क्या है? उसका पीक है। और कोई भी आफ्टर एवरी पीक देयर इज अ फॉल, वो नीचे गिरेगा। अब इधर देख लो भाई, लास्ट 2 सर्ज आएंगे। एक तो समझ गए तुम, क्या कहते हैं उसको? LH का सर्ज। अब मैं लास्ट में क्या लिखा था? LH सर्ज होगा तो वो ग्रैन्युलोसर सेल्स के पास जाएगा, वो किसका हार्मोन बढ़ा देगा? प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन फिर काम करता है सर्ज ऊपर ले जाने में LH को, और एक और सर्ज लेके जाएगा। FSH भी अपने पीक पे पहुंच जाता है तभी। अब इस सर्ज के टाइम 2 काम होगा, दोनों सर्ज के टाइम। जब LH सर्ज जाता है, LH पीक पे जाता है, तब क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, दैट इज प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में। कैसे?
इस समय पे मेटाफेज अरेस्ट रहेगा, मेटाफेज का अरेस्ट रहेगा, 24 घंटे के इसी समय पे रिलीज हो जाएगा। ये क्या है? ओव्यूलेशन, जिसको कहते हैं एग का आना, सबसे फर्टाइल टाइम, बेबी कंसीव करने का सबसे फर्टाइल टाइम ये हुआ है, एलेज। अच्छा समझे? ये सबसे फर्टाइल टाइम है पूरा साइकिल का, जब आप बेबी कंसीव कर सकते हो। FSH सर्च क्या करेगा? ये क्या फॉलिकल्स हैं उसके आसपास, अब मैं क्या बोला है, जब वो क्या करेगा? लाइसिस करा देगा। तो लाइसिस कराएगा, सारे सेल हट गए, तो वो क्या होगा? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, दैट इज ओवम, जिसका इंतजार कौन करेगा? ओवम का इंतजार। ओवम किसका इंतजार कर रहा है? स्पर्म का। लेकिन अब स्पर्म आया नहीं, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, सारे फॉलिकल का लाइसिस करा देगा। जो भी उसको रोक राख के रखे थे भाई, बोलेंगे जा तू आजाद हो जा। चलो इसको मैं फिर से बताता एक बार, तब समझ में आएगा। फॉलिकुलर फेज में पहला हार्मोन आया FSH। FSH आया भाई, वो अपना काम किया, किसको बढ़ा दिया? दूसरा हार्मोन, ईस्ट्रोजन को बढ़ाया। ईस्ट्रोजन आया, फिर वो सर्च में लेके जाएगा किसको? LH का सर्च को, ठीक है। LH का सर्च आया तो अल्टीमेटली साथ साथ में FSH का भी सर्च आएगा, ठीक है। अब मैं इसको लाइन डायग्राम में लिख लेता, ऐसा हो रहा था, ठीक है। ये धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ढलते जा रहा है, शाम आती जा रही है, ठीक है। दिन ढल रहा है, शाम आ रहा है। ये सुंदर सा जो डायग्राम लिए हैं वो क्या है? मेरा ग्राफियन फॉलिकल है। तुमको पहले समझना है ओव्यूलेशन, ठीक। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये मेरा एंट्रम है, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ना, सॉरी ये प्री एंट्रम है, पहले है, ये एंट्रम है, ये सब ग्रो हो रहे हैं अंदर, सब के अंदर धीरे 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 ऐसा स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। अब ये डे ऑफ ओव्यूलेशन आया, इस समय आपको इंटरकोर्स करना है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल समय है। कितना समय आपको मिलेगा? मात्र 24 घंटा का समय मिलेगा, जहां ओवम इंतजार करेगा, क्योंकि गर्ल्स डोंट वेट, दे डोंट वेट मच। देखो भाई, कैमरा वाला कोई बता देना, बुरा नहीं मानना ना, समझाने के लिए बोल रहे। तो भाई कोई बुरा बुरा मान के मेरे ऊपर कांड कर दिया तो बस। ओव्यूलेशन हुआ डे 14 को, लेकिन ओव्यूलेशन से पहले क्या आएगा? धीरे धीरे हार्मोन जब अपने पीक पे जाने लगेंगे, दैट इज LH का सर्ज आना, और एक पीक आएगा। अब इसमें भी समय होता है, ये 36 आवर्स के आसपास स्टार्ट होगा LH सर्ज ऊपर जाना, और लास्ट 8 आवर्स। जब बॉडी टेम्परेचर इस समय पे क्या होगा? रेज्ड हो जाएगा 0.5 डिग्री से 1 डिग्री। टच करके देखो भाई, थोड़ा टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, मतलब ओव्यूलेशन का समय आ गया, ओवम आने वाला है। अब आप अपना स्पर्म को वहाँ डिस्चार्ज करो, नहीं तो वो 24 घंटे के बाद वो ओवम बेकार हो जाएगा, फिर आप अगले साइकिल का इंतज़ार करो। इसीलिए आप पूरे महीने में कुछ भी करो, कुछ नहीं होता है, कभी कुछ और कर दो तो कुछ हो जाता है, समझे? सही समय पे सही चीज़ करना, इसी को कहते हैं। सर तो सेफ इंटरकोर्स बताएंगे रे, सेफ इंटरकोर्स भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अभी पहले ये तो समझ ले कि जिसके लिए ये साइकिल बना है वो करने तो दे, ठीक। दूसरा वर्ड यहाँ पे देखो, फॉलिकुलर फेज के, फॉलिक्यूल का कहानी हो रहा है, फॉलिकल का, और साथ साथ में इस पूरे कहानी में जब ईस्ट्रोजन अपने लेवल को ऊपर ले जा रहा है ना LH के साथ, तो क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो ग्रो करते जा रहा है, प्लोरीफ्रेट हो रहा है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्लोरीफ्रेटिव फेज। एक इसको नाम दिए फॉलिकुलर फेज, ये सब ये सा हो रहा है। दूसरा नाम दिए प्लोरीफ्रेटिव, क्योंकि इस समय पूरे समय पे क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख दे रहा, देखो लास्ट में आपको ये काम आएगा। मेरे एक सवाल का एक आंसर इस बोर्ड में है, डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन को मैं सेम मानता, मानू ना?
डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सेम, मतलब डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलवेज डे ऑफ ओव्यूलेशन। जिस दिन उसका अंडाशय एग बाहर आया है वही डे है फर्टिलाइजेशन का, वही डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी है, उसी दिन से हम काउंट करेंगे। डोंट लाफ, दिस इज कॉमन थिंग। अच्छा क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखो, ये मस्त लाइन डायग्राम बनाओ। अभी तक हम जितना बात किए हैं वो क्या है, सिर्फ 14 डे तक का बात है। अब मेरे पास 14 से लेके 28 दिन का कहानी, अगला साइकिल का दूसरा फेज, दूसरा साइकिल का दूसरा फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या होगा, दिस इज माय ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में आने लगेगा एम्पुला से पहले की कहानी, तो उसके अंदर ब्लड भी आने लगेगा, ब्लीडिंग, इट्स ब्लीड इनसाइड, ब्लीडिंग इनसाइड, और ब्लीडिंग इनसाइड से वो हेमरेजिक कंडीशन में ले आएगा और लास्ट में क्या बना देगा, दिस इज कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। ठीक, ये क्यों होगा, क्योंकि अरे वाइट से लिखना पड़ेगा ना, क्यों होगा, वहां पे क्लॉट बनने लगेगा अंदर, और वो क्लॉट कौन से कलर का होगा, येलो सेल्स, दिस इज कॉर्पस लूटियम। ठीक, अब ये कॉर्पस लूटियम जो 4th हार्मोन मेरा रिलीज करेगा, आखिरी कौन सा हार्मोन बचा जिसका बात नहीं किया हम, वो है प्रोजेस्टेरॉन, यस प्रेगनेंसी हार्मोन, उसका कहानी हम बताते हैं अभी आपको लाइन डायग्राम में। ठीक, दिस इज, अब ये येलो कलर का कहानी हो रहा था, जो हो रहा था वो हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूं, लूटियल पहला। ठीक है, लूटियल है। दूसरा अब मैं बताता हूं कहानी, आगे देखो, यहाँ कलर ले लेते हैं तब समझ में आएगा। दिस इज डे 14th, मतलब ओव्यूलेशन का डे। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया उस दिन। जब ओव्यूलेशन हो रहा था तो कौन से 3 हार्मोन अपने पीक में थे, LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन। ये 3 हार्मोन अपना काम कर दिए, हो गया भाई। अब बोले तुम रुको, अब हमको देखने दो, तो क्या होगा, अब ये कॉर्पस लूटियम आगे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। दिस इज Cl, ये क्या कर रहा है, अपना साइज को मैक्सिमम करते जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेगा, एंड दिस इज कॉर्पस लूटियम। ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। जब हाई अमाउंट, मैं क्या बताता था, जब लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो LH और FSH का सर्ज आता है, और जब हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो नेचर उल्टा करके कहानी रखा है, वो क्या करेगा, FSH और LH को इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा, दैट इज FSH एंड LH, भाई तुम लोग कम हो जाओ, हमको अब काम करने दो। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, वो सीक्रीशन करेगा। कैसे, अब मान लो एंडोमेट्रियम एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंडोमेट्रियम एक ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक है, ब्रिक ब्लॉक, ठीक, और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटरी मतलब सीमेंट है, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर वो सीमेंट डालते जा रहा है, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के साथ जो भी सेल्स प्रोफिलेट कर रहे हैं वो तगड़े तरीके से पकड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीशन का काम कर रहा है, और एंडोमेट्रियम उस सेल को बना रहा है, वो सेल क्या है, ब्लॉक है, और प्रोजेस्टेरॉन वो सीमेंट का काम कर रहा है, ठीक, इसीलिए इसको यहाँ सीक्रेटरी कहते हैं, समझे भाई, इसीलिए दूसरा नाम क्या दिए हैं इसको, सीक्रेटरी फेज। ये जो कहानी हो रहा है, देखो मैं डे 22 एक लगाया हूँ, 22वें दिन तक, मतलब 8 से 10 दिन के अंदर कॉर्पस लूटियम अपना मैक्सिमम साइज गेन कर लेगा, जितना उसको आना था आ गया, ठीक है, 8 से 10 दिन की कहानी।
अब क्या होगा, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस लुटियम क्या होगा, अपना साइज मैक्सिमम गेन कर लिया, एंड आफ्टर एवरी पीक देयर इज अ फॉल। कॉर्पस लुटियम अब नीचे आने लगा, कॉर्पस लुटियम अपना साइज छोटा कर रहा है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होते जा रहा है। नहीं, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, पहले बात समझो। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है तो सीमेंट गायब हो रहा है वहाँ से, बिल्डिंग से, और सीमेंट गायब हो रहा है तो वो सारे एक समय के बाद मैं सीमेंट हटाए जा रहा हूँ, बिल्डिंग डाले जा रहा हूँ, सीमेंट हटाए जा रहा हूँ, बिल्डिंग ऊपर ब्लिक्स डाले जा रहा हूँ, एक समय के बाद क्या होगा, गिरेगा, और जो वो गिरेगा वही मेंस्ट्रुअल साइकिल बन के ब्लड बाहर आएगा, एंडोमेट्रियम ब्लीड करेगा, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। अब फीमेल के अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। कितना, डे 28 इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अरे पूरा लिख देते भाई, बुरा क्यों मानता है, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है। पूरा साइकिल समझ गए भाई, कैसे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। दिस इज पूरा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का पूरा साइकिल, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब मेरे कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा, रुक जाओ, अब बोल डे 14 में स्पर्म मीटअप हो गया तो कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा? नहीं, कॉर्पस लुटियम तो बनेगा भाई, कॉर्पस लुटियम तो तभी बनेगा जब ओव्यूलेशन होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं, जो ब्लड बाहर आ रहा है वो सिर्फ कॉर्पस लुटियम नहीं है, वो तो एंडोमेट्रियम मोस्टली जो हमको दिख रहा है। कॉर्पस लुटियम तो एक पतला सा लेयर है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, बेबी को कंसीव करने में हेल्प करेगा। कॉर्पस लुटियम अगर मैं बताऊंगा इसलिए लिखूंगा, ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा, एक सवाल है मेरा, पेनफुल ब्लीडिंग और पेनलेस ब्लीडिंग, उसका कहानी है, मतलब मैं कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा, आज पूछो मैं जवाब दूंगा। ल्यूटियल फेज समझ गए भाई, ठीक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन समझ गए पूरा कहानी, ठीक है। एक और सवाल यही देख लो, एक पहला बोर्ड का आंसर निकल जाएगा, ठीक। डे 14 को किसी लड़की को ओव्यूलेशन हुआ, किसी फीमेल को, देखो भाई फिर बता रहा है, कंसर्न योर ओन डॉक्टर, अब सवाल के आंसर सारे तो बताना पड़ेगा। डे 14 को ओव्यूलेशन हुआ, इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, समझे? यस सर। फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी क्या होगा, डे 28 को उसका पीरियड आना था, ठीक है। लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसीड्योर होता है, इम्प्लांटेशन 90 और 10वें दिन में होता है, फैलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस में इम्प्लांट, मतलब कंसीव करने का जो कहानी है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 9th और 10th डे में होगा। 14 से अगर 10 दिन जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, डे 24, 25। और इम्प्लांटेशन के टाइम कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, जिस ब्लीडिंग को कहते हैं अपन हार्टमैन साइन ब्लीडिंग, इस ब्लीडिंग को कहते हैं अपन हार्टमैन साइंस, ठीक है। और उस समय इसको जब ये ब्लीडिंग होगा तो वो क्या सोचेगी, मुझे तो नॉर्मल पीरियड आया है। फिर क्या होगा, अगले साइकिल का इंतजार करेंगे तो खुशी खुशी भाई, अगला साइकिल उसको नहीं आ रहा है 30 दिन के बाद, अब उसको वरी है, लेकिन इस 30 दिन के बीच उसने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं किया, उसको लग रहा है मेरा पुराना पीरियड तो आया है और अगले साइकिल के बीच में मैंने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी किया ही नहीं है, तो कंसीव कैसे हो गया। और डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर बोलता है कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, तब तक कहानी पूरा सामने आ गया है। आप बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हो, पेशेंट या फीमेल है वो हंगामा करने लगता है, डॉक्टर अनपढ़ है, हम कुछ किए ही नहीं है तो कैसे हो गया भाई, आप जो किए वो पुराना है, तो पूरा। और डॉक्टर उसको बोलती है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो 45 डेज का है, वो और भौचक्का, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो आगे देखें, चलो इसको लिख लो यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मैं फोटो खींच लो, मैं हट जाता। करते हैं अपन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन वर्ड का मतलब है कि उसको साइकिल आना, वो ब्लीड कर रही है। तो ब्लीड कब करेगी, जब कॉर्पस लुटियम का प्रोजेस्टेरॉन अचानक से नीचे आ जाए। आफ्टर एवरी पीक देयर इज अ फॉल एंड दैट इज फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अचानक से
डे 22 के बाद 22वें दिन के बाद मैं बात कर रहा हूँ एक हेल्दी इंडिविजुअल का, ठीक है, जिसका साइकिल 28 दिन का है। 22वें दिन के बाद अचानक से उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा? एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं मेटालोप्रोटीनिएज। मेटालोप्रोटीनिएज एंजाइम रिलीज होगा और ये करा देगा एंडोमेट्रियम को जाके एक धक्का मारेगा, तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, एंडोमेट्रियम सेट्स। अब मैं बता दूं भाई, एंडोमेट्रियम जैसे ये यूट्रस है, ये जो बाहर का, जो सबसे बाहर का लेयर है, आउटर लेयर, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं ना, ठीक है। एंडोमेट्रियम सीड्स, एक ब्लीडिंग का कारण ये बना मेरा, ठीक है। दूसरा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम सीड क्यों होगा? क्योंकि वो करा देगा इस्चीमिया। इस्चीमिया इज मतलब ब्लड वेसल्स पूरी तरह से वहाँ ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको एक धक्का पड़ रहा है। दूसरा पार्ट में क्या होगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब आर्टरीज वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब आर्टरी क्यों कंस्ट्रिक्ट होंगी भाई? इसको इंग्लिश वर्ड बड़ा करके लिखता है, रुको। वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे PGF अल्फा 2 रिलीज होगा और ये कारण बनता है फीमेल्स में पेन का। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन रहता है 28वें दिन, उसका सबसे बड़ा कारण है PGF2 अल्फा। दिस इज ड्यू टू पेन। और ये क्यों हो रहा है? किस हार्मोन के कारण हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। समझे? दिस इज नॉर्मल साइकिल। मिल गया पहला आंसर? दूसरा आंसर ढूंढते हैं। अब मैं क्या बताया? तीसरा सवाल है शायद मेरा, कि अगर कोई फीमेल, तुम जैसे जैसे पूछा है कि अगर ओव्यूलेशन का कहानी, अब बताओ तुम्हारा सवाल क्या था? वही सर, अगर 14 डे पे मीटअप हो गया, स्पर्म और ओवम का फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ, तो उसके बाद कॉर्पस लूटियम बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉर्पस लूटियम तो ओव्यूलेशन होगा तभी बनेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई फीमेल ओव्यूलेट ही ना की, ठीक है। लेकिन एक बात इससे पहले तुम समझो, ये जो साइकिल है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। 14 दिन का ही साइकिल होगा। फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कितने दिन का? 14 डेज का। याद रखना है ना इस वर्ड को, 14 डेज। इससे आपको एक सवाल का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बताया कि किसी फीमेल को ओव्यूलेट ही ना की। अगर कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, उसमें उसका एग ही नहीं आया, तो उसका फॉलिकल, बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अब कॉर्पस लूटियम में कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आया ही नहीं, ठीक है। तो मेरे पास दो सवाल होंगे, एक, या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा कम है या तो एब्सेंट है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन अगर एब्सेंट होगा तो उस लड़की में क्या होगा? साइकिल ही नहीं, पीरियड ही नहीं आएंगे, ब्लीडिंग ही नहीं होगी। अब किसी में ब्लीडिंग नहीं होना, दैट इज एमिनोरिया, नो ब्लीडिंग। ठीक है, नो ब्लीडिंग। ऐसा नहीं ना रेगुलर के, हमेशा कुछ कुछ महीने में एमिनोरिया होना, ठीक है। टेंशन में क्यों आ रही है? एंड कुछ फीमेल में क्या होगा? ओव्यूलेट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी उसको पीरियड्स आ रहा है, दैट्स मोस्टली इरेगुलर पीरियड्स। कैसे? क्योंकि ईस्ट्रोजन तो अपना काम कर रहा है, मैं क्या बताया, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? सीमेंट की तरह काम करेगा, लेकिन ब्लॉक्स, ब्रिक्स ये रखने का काम कौन कर रहा है एंडोमेट्रियम के अंदर? ईस्ट्रोजन। और एक समय के बाद मान लो मैं एक तल्ला बनाया, ठीक है, 2 तल्ला 3 तल्ला बनाया, ईस्ट्रोजन बनाया जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है उसको जोड़ने वाला कोई भी, तो एक समय के बाद क्या होगा? वो टूटेगा। दैट सेड ऑफ इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के कारण क्या होगा? सेड ऑफ, एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होगा, तो ये क्या बनेगा? साइकिल बन जाएगा। उस तरह से उस लड़की को लग रहा है कि मेरा साइकिल आ रहा है, उस फीमेल को लगेगा कि उसका साइकिल है। और इस समय पे जब ईस्ट्रोजन मोस्टली क्या होता था, 28 दिन में बना, 28 दिन में ब्लीड हो गया, 28 दिन में बना, 28 दिन में ब्लीड हो गया, इस समय में क्या होगा? चीज़ें इरेगुलर हो जाएंगी,
एक बार में 2-3 तल्ला एक बार में सेट ऑफ हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग क्या होगा, ऑब्वियसली हेवी होगा इस समय पे, हेवी ब्लीडिंग होगा। अब हेवी ब्लीडिंग होगा तो आपको एक समझ आओ, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो इस साइकिल में कहीं रोल ही नहीं है, तो पेन होगा ही नहीं होगा। इन दिस इज पेनलेस। मोस्टली ये सब किस लिए हो रहा है, पीसीओडी ऐसा कोई डिजीज के कारण, ओवरी में कोई फॉल्ट है तभी अब चीज़ें सही पे नहीं हो पा रही। और मेरे पास साइकिल है, चलो नहीं है, हाँ ये साइकिल समझो तब समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी उस टाइप की फीमेल फिर मतलब फर्टाइल नहीं हो सकती। क्यों नहीं फर्टाइल है भाई, वो कैसे मतलब वो इस बार उसका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं हो। आप किसी के पास जाओगे, आप जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पूछता है कि पेनलेस पीरियड था या पेनफुल पीरियड था, तो उसको समझ में आ जाता है कि आप ओव्यूलेट किए हो या नहीं किए हो। हर सवाल के एक आंसर हैं, दिस इज ओनली मेडिकल साइंस। आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि आप खाना क्या खा के आए हो, तो उसका एक आंसर है। आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, सबका एक आंसर है डॉक्टर के माइंड में। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है, और लास्ट में फिर सारे सवाल का आंसर दे देंगे एक एक करके। ठीक, मैं नहीं तुम ही लोग दे दोगे। ये 28 दिन 29 दिन का साइकिल लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बताया, फॉलिकल अपना डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन आया, देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है FSH। जब FSH आया तो कौन सा दूसरा हार्मोन आएगा, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन किसको लेके जाएगा, FSH और LH का पीक पे, ठीक है। और जब LH का पीक आया तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 24 आवर का होल्ड है, ठीक। ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, कॉर्पस लुटियम डेवलप करने लगा। जब कॉर्पस लुटियम डेवलप करेगा तो ये देखो इस हार्मोन का नाम यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे गया, जब प्रोजेस्टेरॉन फॉल हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ये ग्राफ है एनसीईआरटी में, शायद तुम समझ नहीं पाओ कितने दिन से क्या हो रहा है इसमें। समझ रहा था आप बहुत ज़्यादा चीज़ें। चलो, तो एक और सवाल था उसमें, मैं बताया था कि अगर कोई प्रेग्नेंट है वो ओव्यूलेट कर दी। चलो इस ग्राफ में देखो, ये ओव्यूलेशन हो गया उसका। ओव्यूलेशन के टाइम पे फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज सेम, दैट इज डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्टली ऊपर नीचे होते हैं भाई, वो दैट्स गाइनी टर्म, नहीं पता मुझे। डे 1 लेकिन क्या होगा, कॉर्पस लुटियम तो डेवलप करेगा ना। अभी कॉर्पस लुटियम तो ओव्यूलेशन हुआ, मतलब कॉर्पस लुटियम डेवलप करेगा। लेकिन ये कॉर्पस लुटियम शेड क्यों नहीं हो रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या बन जाएगा, प्लासेंटा। और प्लासेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, सीमेंट का, वो कॉर्पस लुटियम को सेड नहीं होने देगा। अब कॉर्पस लुटियम सेड नहीं होगा, लेकिन जब बच्चा का डिलीवरी हुआ तब टूट जाएगा, तब प्लासेंटा निकाल दिया गया वहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन अचानक से गिरेगा, तब ये आएंगे vaginal discharge with mucus, blood and odor, स्मेल की तरह एक डिस्चार्ज होगा। दिस इज वो क्या होगा, वो जो कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाएगा डेसिडुआ में, और डेसिडुआ क्या होगा, ब्लीड करेगा। दैट इज मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पीरियड, दैट फर्स्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज लोकिया। हाँ, दैट इज लोकिया। ये क्या होगा, ब्लीड होगा अल्टीमेटली। ठीक, सारे सवाल के आंसर मिल गए। तो ये वाला कितने दिन में रहता है? ये 2-3 दिन चलेगा। जैसे कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी हार्मोन नीचे आएगा, वो ब्लीड करेगा। एक बार मैं भी एनसीईआरटी देख लूँ आप लोग के लिए कि मैं कुछ मिस कर दिया हूँ क्या। जैसे 9 मंथ्स के लिए नहीं आएगा ना, 9 मंथ्स जब तक वो लैक्टेशन पीरियड में रहेगी तब तक नहीं, ये तो पीरियड नहीं, ये तो प्रेगनेंसी के पहले का कहानी है, ये तो होगा ही होगा भाई, इसके बाद नहीं होगा। चलो, मेरे कुछ सवाल जिसका आंसर आप ही लोग को देना है। अब अल्टीमेटली कहाँ चले गए रे सवाल, फर्स्ट पेज। हाँ, व्हाट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप समझ गए भाई।
समझ गए पूरा कहानी? इतना डिटेल में बताया हूँ कि अब आंख बंद करोगे भी तो समझ जाओगे। अब मैं बताया कि कोई फीमेल चाहती है कि उसका पीरियड डिले हो जाए, तो उसका डिले कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ सीमेंट्स की ज़रूरत है। अब वो सीमेंट्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कि अगर पीरियड डिले करना है तो लोग क्या लेते हैं? टैबलेट। सहेली और ये सब क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि उसका पीरियड जल्दी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रोजेस्टेरॉन को हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई थेरेपी है नहीं मेडिकल साइंस में। तो क्या करूँ मैं? उसको और ऊपर ले जाके फेंकूँ? हाँ, तो प्रोजेस्टेरॉन का ही थेरेपी दूंगा उसको। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मेरा पीरियड नहीं आ रहा 10 दिन के बाद, तो आपको 5 दिन का 6-7 दिन का टैबलेट लिखती है। ठीक है, आप 1 दिन टैबलेट खाए, 2 दिन टैबलेट खाए, आपको टेंशन हो जाता है कि भाई डॉक्टर यार फालतू डॉक्टर थे यार, दवा ले लिया यार, पीरियड से साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, कैसे होगा? जब तक वो प्रोजेस्टेरॉन का पीक नहीं जाएगा उसको समय लगेगा। दिस इज नेचर, एवरीथिंग टेक्स टाइम। 5 to 7 डेज का प्रोजेस्टेरॉन जो भी थेरेपी चलेगा उसके बाद वो पीक से गिरेगा फॉल में, तब आपको पीरियड्स आएंगे। ठीक है, और दैट पीरियड विल बी पेनफुल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिरेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो PGF अल्फा 2 अपना काम करेगा और वो पेन का प्रोडक्शन करेगा भाई। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल पेन आना इज नॉर्मल फेनोमेना, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊं, कोई आपके पास फीमेल है जिसको इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, अगर उसको पेन के साथ इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब वो एक बात तो मैं समझ गया कि वो फर्टाइल है पूरी तरह से, ओव्यूलेट हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई और रीजन स्ट्रेस के कारण उसको पीरियड्स आ रहे हैं, हैबिट्स के कारण आ रहे हैं, कोई और दिक्कत, लेकिन उसको अगर पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, सॉरी मतलब कि पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक आप कंज्यूम कर सकते हो क्या कि कॉर्पस लुटियम तो डेवलप ही नहीं किया, ये तो जो कुछ भी बाहर आ रहा है वो एस्ट्रोजन के कारण आ रहा है, वो तो सिर्फ ब्लॉक है, सिक्रेटरी फेज तो आया ही नहीं उसका, प्रोलिफरेटिव फेज से ही सब कुछ हो गया। ठीक है, और मैं सवाल मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद तुम पूछ, एक फीमेल अगर इंटरकोर्स की, ठीक है, डे 1 ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डे ओव्यूलेशन वुड बी साइमल्टेनियसली, हमेशा सब साथ साथ चल रहा है। ठीक है, डे 25 को या 29 को उसको ब्लीडिंग हो गई। क्यों ब्लीडिंग हो गई भाई? क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम पे इम्प्लांटेशन अंदर की ओर होगा यूट्राइन वॉल में, तो हो सकता है चांसेस है किसी किसी फीमेल में ब्लीड होने का। तो जब उसको ब्लीडिंग हो गई तो उसको तो टेंशन फ्री कि आई हैव नॉट कंसीव्ड द बच्चा है ना बच्चा, तो वो टेस्ट नहीं करेगी, वो जब 40-30 दिन के बाद उसको फिर पीरियड नहीं आएगा, अब वो टेस्ट करेगी तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो अब उसको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर गलत किया था मेरे साथ, ये लैब वाला गलत किया था। लेकिन बॉडी है, बॉडी क्या है, हर चीज़ का एविडेंस बना के रखा है, आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते भाई। हजारों साल पुरानी कहानी से ढूंढ के ले आते हैं हम क्या कहानी हुआ था, तो ये तो अभी तो आप सामने हो भाई। ठीक है, 5वां सवाल प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के बाद कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लासेंटा हमेरा SCG रिलीज करता है, जिसको हम यूरिन में जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें SCG हार्मोन देखते हैं। जब तक बॉडी में SCG है तब तक वो प्रेगनेंसी हार्मोन बनाएगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? सिक्रेटरी फेज में रखेगा उसको हमेशा, मतलब वो ब्लीड नहीं करेगी। अल्टीमेटली जब से डिलीवरी होगा तो कॉर्पस लुटियम डेसिडुआ में चेंज हो जाएगा, डेसिडुआ क्या करेगा? ब्लीड करेगा बाहर, दैट इज लोकिया। अल्टीमेटली एक तरह का वो मेंस्ट्रुएशन ही है। तुम्हारे कोई सवाल? प्रेगनेंसी के कम चांसेस कौन से है? कोई बात नहीं, सवाल जैसे रप्चर हुआ तुरंत। हाँ देखो, अगर तुम NCERT समझता है तो तुमको सवाल पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता। देखो भाई, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? अल्टीमेटली इस फेज में क्या हो गया? प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा, ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, अब प्लोरिफरेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तो ओवम है ही नहीं। जब ओवम है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? मतलब डे 14 में ठीक पे रहेगा। हाँ, लेकिन एक और बात अब मैं पूछूं तुमसे,
अगर कोई फीमेल आई तुम्हारे पास मतलब कि जो भी डॉक्टर कंसल्टिंग डॉक्टर है, एक फीमेल है, उसका पीरियड 40 दिन का है, ठीक है, साइकिल उसका 40 दिन का है, तो आप उसको किस दिन बोलोगे? ओव्यूलेशन उसका किस दिन हो रहा है? और इसी लास्ट वाले 14 दिन होगा आप बोले। नहीं, अगर 40 दिन का है, मान लो फ्रॉम 1 जनवरी टू 10th ऑफ फेब, ठीक है, 40 दिन हो रहा है, 10th ऑफ फेब, तो ओव्यूलेशन का डे आप उसको बताओगे ना, ओव्यूलेशन का डे ही चांसेस है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन का, तो किस दिन करेगी? तो मैं क्या बताया, जो सेकंड फेज है ये हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब 14 दिन, 40 दिन में 14 माइनस करो, मतलब जो डिले होता 26 जनवरी, फॉलिकुलर 26 जनवरी इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, अब मैं बात करूँ किसी का साइकिल मान लो 26 दिन का है, 1 जनवरी से 26 जनवरी, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन 26 से माइनस करो, दैट इज 12 जनवरी। 12 ठीक है भाई, अगर एनसीईआरटी पता है आपको तो आपको सब कुछ पता है। जो डिले होता है वो उधर ही फॉलिकुलर, जो डिले हो रहा है वो फॉलिकुलर फेज में हो रहा है, क्योंकि अगर कॉर्पस लुटियम आया तो अपना काम 8-10 दिन में कर लेगा, निकल जाएगा भाई। अब फिक्स ही नहीं है तो, फिक्स ही नहीं, फिक्स नहीं है तो जो भी दिक्कत हो रहा है प्रोलिफरेटिव फेज में हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। अगर ओव्यूलेशन हो गया तो ये कहानी तुरंत हो जाएगी। ठीक, जो इसको बंदी को बता दूं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ABC, ऑफिस में हूँ, कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से डाउट पूछने आ सकते हो, जैसे तो चैनल में भी पूछो, लेकिन डिजीज़ नहीं भाई, डिजीज़ के लिए कंसर्न योर ओन डॉक्टर।